हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको विनायक दामोदर सावरकर जी के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रही हूँ। स्टूडेंट, ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो यूपीएससी, सीएससी तथा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोस को सब्सक्राइब व लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। स्टूडेंट, तो आज हम बात करने जा रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर जी के विषय में। सावरकर जी को भारतीय राष्ट्रवाद और देशभक्ति का पर्यायवाची कहा जाता है। वीर सावरकर शब्द का स्मरण करते ही अनुपम त्याग, अदम्य साहस, महान वीरता और उत्कट देशभक्ति से ओतप्रोत इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हमारे सामने साकार होकर खुल पड़ते हैं। स्टूडेंट, वीर सावरकर जी का व्यक्तित्व साधारण नहीं असाधारण था। बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत उनके जीवन का एक एक क्षण राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और हिंदू राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए संघर्ष में व्यतीत हुआ। वो हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए और अंत में स्वाधीन किंतु खंडित हिंदुस्तान को अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कराने का महान स्वप्न देखते देखते ही इस भूतल से विदा हो गए। हो सकता है कि सावरकर के उग्र और आतंकवादी विचारों, हिंदुत्व के प्रति असीम जोश के कारण उन्हें सांप्रदायिक घोषित करने का प्रयास किया जाए, फिर भी इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने अपने देश से अगाध प्यार किया। अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ लुटा देने की तमन्ना थी और वो किसी भी कीमत पर देश का विभाजन नहीं होना देना चाहते थे। स्टूडेंट, उन्होंने मुसलमानों से कभी घृणा नहीं की, पर उन्हें यह कभी सहन नहीं था कि हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया जाए, हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए और हिंदुओं को निर्बल और अशक्त रखने का षड्यंत्र किया जाए। उनका यही दोष था कि वे अत्यधिक जोशीले थे और उग्र जोश के भावात्मक प्रवाह में वो कुछ ऐसी बातें कह देते थे जिनका गलत अर्थ निकालना और जिसकी गलत व्याख्या प्रस्तुत करना संभव था। वीर सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। हिंदू राष्ट्रवाद की भावना कोई नवीन विचार नहीं है। सावरकर से पहले स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय हिंदू राष्ट्रवाद के विचार को प्रतिपादित कर चुके थे। सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद के बिखरे हुए सूत्रों को एक निश्चित विचारवाद के रूप में संकलित किया और उसे सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का आधुनिक बाना पहनाया। स्टूडेंट, उन्होंने कहा था, यदि आप आते हैं तो आपके साथ, यदि आप नहीं आते हैं तो आपके बिना, और यदि आप विरोध करते हैं तो आपके बावजूद हिंदू अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए यथाशक्ति संघर्ष करते रहेंगे। चलिए अब हम एक नज़र वीर सावरकर जी के जीवन परिचय पर भी डालते हैं। स्टूडेंट, 28 मई 1883 ईस्वी को महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक छोटे से ग्राम भगूर में सावरकर का जन्म हुआ। इनके पिता श्री दामोदर सावरकर और माता राधाबाई दोनों ही रामकृष्ण के कट्टर भक्त और कट्टर हिंदुत्वनिष्ठ विचारों वाले थे। बालक विनायक को माता पिता रामायण तथा महाभारत की कथा सुनाते, हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुनाते तो विनायक का हृदय हिंदू जाति के गौरवमय इतिहास को सुनकर खिल उठता। वो हृदय में कल्पना करता कि मैं भी छत्रपति शिवाजी व महाराणा प्रताप की तरह वीर बनकर हिंदू पदशाही की स्थापना करूंगा। विदेशी शासकों के तख्त को चकनाचूर करके स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र का नवनिर्माण करूंगा। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बालक विनायक ने गांव के ही विद्यालय में प्राप्त की। उसके बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसे नासिक भेज दिया गया। नासिक में उसने अपनी आयु के छात्रों की एक मित्र मंडली बनाकर छात्रों में राष्ट्रीय भावनाएं भरनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने छात्रों को एकत्रित करके मित्र मेला नामक संस्था बनाई। मित्र मेला के तत्वावधान में सावरकर ने गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करके युवाओं में सशस्त्र क्रांति का प्रचार प्रारंभ कर दिया। 1901 में सावरकर ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्हें पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला करा दिया गया। यहाँ भी उन्होंने कविताएं और लेख लिखकर युवकों में राष्ट्रीय भावनाएं भरनी प्रारंभ कर दी। काल के संपादक
श्री परांजपे सावरकर की रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने सावरकर का परिचय महान देशभक्त लोकमान्य तिलक से करा दिया। लोकमान्य सावरकर की रचनाओं से भी अधिक उनके आकर्षक और तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। स्टूडेंट, 1905 में सावरकर बीए की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का जोरदार आंदोलन चला दिया। उन्होंने सबसे पहले पूना के बीच बाजार में 22 अगस्त 1906 को सार्वजनिक रूप से विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं लोकमान्य तिलक ने की। परिणाम स्वरूप फर्ग्यूसन कॉलेज के अधिकारियों ने सावरकर को कॉलेज से निष्कासित कर दिया। सावरकर को बंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सावरकर ने अपने विश्वस्त साथियों को एकत्रित करके एक गुप्त बैठक में भारत की स्वाधीनता के लिए अभिनव भारत नाम के एक संस्था की स्थापना की। 9 जून 1906 को कानून का अध्ययन करने के लिए सावरकर इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। तिलक उन्हें विदाई देने स्वयं बंदरगाह भी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसके तत्वावधान में बैठकों का आयोजन करके भारत की स्वाधीनता के लिए योजनाएं बनाई जाने लगी। इन बैठकों में भाई परमानंद, सेनापति बापट, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल ने भी भाग लिया था। सावरकर ने सोसाइटी की पहली बैठक में अपना ओजस्वी भाषण देते हुए कहा, अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से तभी समाप्त किया जा सकता है जबकि भारतीय युवक हाथों में शस्त्र लेकर मरने मारने के कटिबद्ध हो जाए। सशस्त्र क्रांति के द्वारा ही भारत में स्वाधीनता संभव है। स्टूडेंट, 13 मार्च 1910 को लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर शासन के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। जहाज से उन्हें जुलाई 2, 1910 में भारत लाया जा रहा था। जहाज जैसे ही मार्शल बंदरगाह के निकट पहुंचा, सावरकर जय स्वातंत्र्य लक्ष्मी का उद्घोष कर समुद्र में कूद पड़े। मामला हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में गया। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के अभियोग में सावरकर पर मुकदमा चला और उन्हें 2 जन्मों 50 वर्ष का कारावास दंड सुनाया गया तथा अंडमान भेज दिया गया, जहां उन्होंने अनेक वर्ष बिताए। 1923 में अंडमान से लाकर रत्नगिरी की जेल में बंद रखा गया। 10 मई 1937 को उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया गया। मार्च 1927 में गांधी जी ने रत्नगिरी जाकर सावरकर से भेंट की। दोनों में वैचारिक दृष्टि से जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन गांधी जी सावरकर की देशभक्ति, त्याग, बलिदान और प्रतिभा से भारी प्रभावित थे। स्टूडेंट, 30 दिसंबर 1937 को अहमदाबाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ। वीर सावरकर सर्वसम्मति से हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना को ध्यान में रखकर सावरकर ने हिंदुओं को अधिकाधिक संख्या में सेना में भर्ती होने की योजना बनाई। सावरकर ने सैनिकीकरण के उद्घोष से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी प्रभावित हुए और 22 जून 1940 को अचानक सावरकर सदन पहुंचकर उन्होंने सावरकर से भेंट की। एक दिन सुभाष बाबू ने सिंगापुर स्थित आजाद हिंद आकाशवाणी से 25 जून 1944 को अपने भाषण में स्वीकार किया, जबकि भ्रमित राजनीतिक विचारों और अदूरदर्शिता के कारण कांग्रेस दल के लगभग सभी नेता भारतीय सेना के सिपाहियों को किराए का टट्टू कहकर बदनाम कर रहे थे, उस समय सबसे पहले वीर सावरकर ने निर्भीकता से भारतीय युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए किया। वीर सावरकर की प्रेरणा पर भारतीय सेना में भर्ती हुए युवक ही आगे चलकर हमारी आजाद हिंद सेना के सिपाही बने। 5 फरवरी 1948 को उन्हें गांधी हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया। 20 नवंबर को सावरकर ने 52 पृष्ठीय बयान दिया, जिसमें कहा था कि उन्हें जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया गया है, लेकिन जहां तक गांधी जी की नीतियों का संबंध है वे उनके कटु आलोचक थे तथा अब भी है, किंतु मतभेदों का अर्थ उनकी हत्या करना नहीं है। 10 फरवरी 1949 को सावरकर को सम्मान मुक्त करते हुए न्यायालय ने उन्हें निरपराध घोषित किया। 26 फरवरी 1966 को उनका निधन हो गया। स्टूडेंट, उनके जीवन परिचय को उनके बारे में जानने के बाद अब मैं आपको सावरकर जी की प्रमुख रचनाओं के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं उनमें था माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, हिंदू
पद पातशाही, हिंदुत्व, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1851। अब मैं आपको सावरकर जी के प्रमुख विचारों के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। स्टूडेंट, सावरकर जी का ये भी कहना है कि मराठा राजतंत्र में अनेक लोकतांत्रिक तत्व भी देखने को मिलते हैं। सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदू पद पातशाही में इतिहास की व्याख्या, विशेषकर मराठा शक्ति के उदय की राष्ट्रवादी व्याख्या की। सावरकर न्याय के लिए हिंसा अपनाने को भी उचित मानते थे। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की सांस्कृतिक तथा सावयवी एकता को स्वीकार किया। सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में कहा था कि हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। अब मैं आपको सावरकर जी और उनके अखंड हिंदुस्तान विचार के विषय में बताना चाहूँगी। स्टूडेंट, सावरकर जी ने सदैव अखंड हिंदुस्तान की कामना की। पाकिस्तान के निर्माण का उन्होंने सदैव विरोध किया। सावरकर मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र चाहते थे ताकि भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जीवित रखा जा सके। क्योंकि विभिन्न देशों के बीच चल रहे उग्र संघर्ष से वो चिंतित थे। वो भारत का विभाजन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। वो आजीवन अखंड भारत के समर्थक रहे और विभाजन के बाद भी अखंड भारत के प्रति लड़ाई जारी रखी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सावरकर जी और अहिंसा के मध्य क्या संबंध था। सावरकर जी का गांधी जी की अहिंसा में विश्वास नहीं था। वो क्रांतिकारी थे और वे अपने हक को लड़कर या छीन कर लेने में विश्वास रखते थे। वे राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण करने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि सत्याग्रह के स्थान पर शस्त्राग्रह द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। वो राष्ट्र के सैनिकीकरण पर बल देते थे। सन 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के समय उन्होंने स्पष्ट किया कि काश अहिंसा, पंचशील और विश्व शांति के श्रम में फंसे ये शासन अधिकारी मेरे सुझाव को मानकर अगर राष्ट्र का सैनिकीकरण कर देते तो वो आज हमारी सेना चीन को खदेड़ कर उनका मद चूर चूर कर डालती। किंतु अहिंसा और विश्व शांति की काल्पनिक उड़ान भरने वाले ये महापुरुष न जाने कब तक देश के सम्मान को अहिंसा की कसौटी पर कसते रहेंगे। स्टूडेंट, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो है सावरकर जी के सपनों का भारत। उसके विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगी। सावरकर जी ने अपने सपनों के भारत का आदर्श चित्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि भारत में सभी जाति, धर्म, नस्ल और किसी भी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के समान अधिकार और कर्तव्य होंगे और सभी भारतीय राष्ट्रभक्त होंगे। सभी अल्पसंख्यकों को भाषा, धर्म, संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार दिया जाएगा, किंतु किसी को भी एक राज्य के अंतर्गत नवीन राज्य का निर्माण करने और बहुजनों के अधिकारों वैधानिक का हनन करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होंगे। बिना किसी जाति, विश्वास, धर्म के भेदभाव के बिना ही व्यक्तियों के लिए नियम सामान्य होंगे। संयुक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क होगी। नियुक्तियों का आधार केवल व्यक्ति की योग्यता ही होगी। भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना करने का अधिकार होगा। उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं इस कार्य के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करेंगी, किंतु यह सहायता उनके द्वारा शासन को दिए गए कर के अनुपात में होंगी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार के अंतर्गत होंगी। राष्ट्रभाषा हिंदी तथा संस्कृत देवभाषा होगी। स्टूडेंट, ये हमने आज आपको सावरकर जी की विचार, उनकी रचनाएं, उनका जीवन परिचय और उनके महत्वपूर्ण विचारों के विषय में आपको बताया। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।